अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना फ्रॉम सना टॉक्स। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और बहुत कुछ लर्न भी कर रहे होंगे। आज हमारा डे है 9 और क्लास है 9। उम्मीद है जो पहले वीडियो जा चुकी हैं वो आप लोगों ने अच्छे से सुन ली होंगी, उसको प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। और आज चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज की वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्या करने वाले हैं, आज हम वो काम करने वाले हैं जो कि हमें अक्सर करने में प्रॉब्लम होती है। यानी कि आज हम डेली यूज के सेंटेंसेस देखने वाले हैं। हम डेली बहुत सारी बातें करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता उन बातों को कैसे किया जाता है। तो आज हम यही सीखेंगे और इसके साथ साथ हम कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और इसके साथ साथ बहुत सारी नई चीज़ों का भी आपको पता चलेगा और आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कीजिएगा और अपनी इंग्लिश को और इफेक्टिव बनाइएगा। तो आज हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या होंगे, हम सेंटेंसेस सीखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। उसके बाद ये जो सेंटेंसेस है ये रैंडम सेंटेंसेस है और इसके अलावा प्योरली प्रैक्टिकल सेंटेंसेस है, मतलब आप इनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमें पहले जो है हमारा सेंटेंस उसकी तरफ चलते हैं। जैसे आपको पता है क्लास हमारी 9 है, डे 9 है और हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है डेली यूज सेंटेंसेस। तो हमारा पहला सेंटेंस है माई मदर वेक्स मी अप एट 6 o'clock, यानी मेरी मदर मुझे सुबह 6 बजे उठा देती है। इसको आप कैसे कहेंगे, माई मदर, आप देख सकते हैं माई मदर वेक्स मी अप एट 6 o'clock, यानी मेरी मदर मुझे 6 बजे उठा देती है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं 6 बजे उठ जाता हूँ। अगर आपकी मदर आपको उठाती है तो आप कहेंगे वेक्स मी अप, लेकिन अगर आप खुद उठते हैं तो आप कैसे कहेंगे, आई वेक अप एट 6 o'clock, या आप कह सकते हैं आई गेट अप एट 6 o'clock, राइट। तो अगर आपको कोई उठाता है तो आप उसको कैसे कहेंगे, वेक समबडी अप। और अगर आप खुद उठते हैं तो आप कहेंगे आई गेट अप या आई वेक अप, राइट। आई वेक माई सन अप एट 5 o'clock, या कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर आप खुद उठते हैं तो आप कहेंगे आई वेक अप, आई गेट अप। और अगर आपको कोई उठाता है तो somebody wakes you up, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा दूसरा जो, और यहाँ पे देख रहे होंगे आपको 6 o'clock लिखा हुआ है। 6 o'clock क्या होता है, यहाँ पे जो ओ है इसका मतलब क्या है, ये कॉन्सेप्ट है। 6 o'clock का ओ, ऑफ द क्लॉक, ओ का मतलब होता है ऑफ द क्लॉक। तो जब हम पहला वर्ड लिखते हैं और बाकी खत्म कर देते हैं तो ओ को हम ऑफ के, ओ को हम यूज कर रहे हैं और बाकी अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, तो वो 6 o'clock का मतलब है 6 ऑफ द, लाइक ऑफ द क्लॉक, ओ का मतलब है ऑफ द क्लॉक। आप इसको याद रखना है, राइट। ओके, तो अब हम अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट है नीदर और नोर का। अक्सर ऐसे होता है कि आपने कभी कुछ कहना होता है, जैसे ना ये हो सका ना ये हो सका। जैसे अगर मैंने आपको कहना हो ना आपने वीडियो वॉच की ना आपने उसकी प्रैक्टिस की, मतलब अगर आपने दोनों में से कोई काम नहीं किए, ना आपने वीडियो वॉच की ना आपने कमेंट किया, तो आपने दोनों काम ही नहीं किए। तो इसके लिए हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे, हम कहेंगे नीदर यू डू दिस नोर यू डू दिस, राइट। जैसे कि जैसे आपसे कहना है कि ना आपने वीडियो देखी, नीदर यू वॉच वीडियो नोर कमेंट, ना आपने वीडियो देखी ना आपने कमेंट किया, राइट। नीदर और नोर का इस्तेमाल बहुत आम है इंग्लिश में और बोला जाता है। एक ही सेंटेंस में जब आप पहले हिस्से में नीदर कहते हैं तो कंपैरिजन में दूसरे हिस्से में नोर कहते हैं, जब दोनों चीजें ना हो, नीदर और नोर, राइट। नीदर का मतलब है दोनों में से कुछ नहीं। नीदर और नोर कब इस्तेमाल करते हैं, जब आपने ये सेंटेंस में कहना हो कि आपने दोनों काम ही नहीं किए, नीदर आपने ये किया नोर आपने ये किया, राइट। ओके, अगला सेंटेंस है इसी तरह कहते हैं ईदर और, जैसे नीदर नोर कहते हैं इसी तरह कहते हैं ईदर और इसका क्या मतलब है, दोनों में से कुछ, राइट। यानी आपने एक काम किया और दूसरा काम नहीं किया। कैसे कहेंगे, कहेंगे ईदर कम ऑन टाइम और डोंट कम, या वक्त पे आए या मत आए। हम अक्सर कहते हैं ना किसी को, अगर कोई बहुत आपको वेट करवाता है तो आप क्या कहते हैं, या वक्त पे आए या मत आए, राइट। तो उसको कैसे कहेंगे, ईदर कम ऑन टाइम और डोंट कम, राइट, या वक्त पे आए या मत आए। तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, नीदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे ईदर का इस्तेमाल करेंगे।
और ईदर के साथ किसका इस्तेमाल होता है? और का, यानी ईदर के साथ और का इस्तेमाल होता है। इसमें से इसका मतलब होता है दोनों में से कुछ एक काम कर लें। और नीदर और नोर का इस्तेमाल कब होता है? जब दोनों में से कुछ नहीं हो रहा तब आप ये इस्तेमाल करते हैं। ओके राइट। अब अगला सेंटेंस, जैसे अगर आप किसी से पूछ रहे हैं आप चाय पियेंगे कॉफी पियेंगे, तो वो कहता है कुछ भी। आई विल टेक, तो आपको कुछ भी का क्या मतलब होता है? मतलब मैं कुछ भी पी लूंगा, चाय भी पी सकता हूँ, कॉफी भी पी सकता हूँ। वो क्या कहेगा? आई विल टेक ईदर। आई विल टेक ईदर मतलब कोई भी कुछ भी पी सकता हूँ। लेकिन अगर आप किसी से पूछ रहे हैं आप चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे, तो वो कह रहा है कि मैं कुछ नहीं पीऊंगा, तो वो क्या कहेगा? सोचें, वो कहेगा आई विल टेक नीदर। मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा, नीदर मतलब कुछ भी नहीं। आई विल टेक नीदर, राइट। और अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि क्या चलेगा, चाय या कॉफी, तो आप कैसे पूछेंगे? आप पूछेंगे ईदर टी और कॉफी विल डू। चलेगा को ये नहीं कहेंगे वॉक, चलेगा को कहेंगे विल डू, राइट। क्या चलेगा? ईदर टी और कॉफी विल डू, राइट। अगर आपने भी किसी से पूछना हो चाय चलेगी, कॉफी, कोक चलेगी, और यू कैन से जूस चलेगा, आप क्या कहेंगे? कोक और जूस विल डू। ईदर कोक और जूस विल डू। अब दो चीजें हैं, दो चीजों के लिए ईदर का इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है, हमने अगर कोई चीज भी ना कहनी हो तो हम नीदर और नोर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर दो चीजों में हमने कंपैरिजन करना हो या पूछना हो तो हम ईदर के साथ और का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमने दो से ज्यादा का करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? हम इस्तेमाल करेंगे एनी। एनी का मतलब होता है कोई भी, राइट, कुछ भी, राइट। अब हमने यहाँ पे तीन चीजें सीखी, नीदर नोर दोनों में से कुछ नहीं, ईदर और दोनों में से कुछ, यानी आपके पास दो की चॉइस होती है। उसके बाद एनी में कुछ भी, एनीथिंग, राइट। दो या दो से ज्यादा, राइट, तीन या चार या ऑनवर्ड आप जितने भी कह सकते हैं। तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है, आप सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस है अगर आप किसी से पूछ रहे हैं अब इसमें से क्या लेंगे, वो कहेगा आई विल टेक एनी ऑफ दीज। मैं इसमें से कुछ भी लूंगा, या वो ये भी कह सकता है आई विल टेक एनी ऑफ दीज थ्री। मैं इन तीनों में से कुछ भी लूंगा। या ये भी हो सकता है अगर दो चीजें हैं तो वो क्या कहेगा? वो एनी नहीं कहेगा, वो कहेगा आई विल टेक ईदर ऑफ दीज। मैं इन दोनों में से कुछ भी लूंगा, इधर चाय या कॉफी, राइट। इसी तरह अगला सेंटेंस है, तो ये हो गया हमारा नीदर नॉर, ईदर और एनी का। ओके, अब थोड़ा सा और हम आ जाते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगर आपने किसी को कहना हो यानी पीछे मत रहिए अपनी जिंदगी में। हम अक्सर देखते ना हमें बहुत सारे लोग एडवाइस कर रहे होते हैं, आप पीछे मत रहिए, डू समथिंग और समथिंग। तो हम इसको कैसे कहते हैं? डोंट वेस्ट योर टाइम। इस तरह के एडवाइसेस कर रहे होते हैं। तो उसमें से एक एडवाइस ये भी कर रहे होते हैं, डोंट लैग इन योर लाइफ। अपनी जिंदगी में पीछे मत रहें, डोंट लैग इन योर लाइफ। लैग का मतलब होता है पीछे रहना, राइट। आपने भी आइंदा के बाद अगर किसी को एडवाइस करनी हो और कहना हो कि अपनी जिंदगी में कुछ करें और पीछे मत रहें, और जैसे कि मेरी भी यही आपको एडवाइस है कि डू समथिंग इन योर लाइफ, लर्न समथिंग, लर्न गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड डोंट लैग इन योर लाइफ, राइट। जिंदगी में पीछे मत रहिएगा। ओके, अगर कोई पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है, जैसे बारिश हुई और बारिश में कोई आ रहा था घर लेकिन वो पानी से बिल्कुल भीग गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्ट करते हैं। वेट का मतलब होता है गीला, लेकिन अगर कोई कंप्लीटली पानी में डूबा हुआ है उसके लिए हम वेट का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ड्रेंच्ड। सेंटेंस की तरफ चलते हैं, ज्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे कोई घर आया तो वो पानी में बिल्कुल भीगा हुआ था, बारिश के पानी में। He was completely drenched, right? He was completely drenched। ये तो अगर आपने was के साथ यानी पास्ट में बनाना हो, और अगर आपने किसी को ये कहना हो कोई घर आया और बारिश के पानी में बहुत भीगा हुआ था या मतलब पानी से भरा हुआ था, तो आप कैसे कहेंगे? You are completely drenched। तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे अगर कोई पूरी तरह से भीगा हुआ है तो कंप्लीटली ड्रेंच्ड कहेंगे। यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कंप्लीटली वेट। वेट का मतलब होता है
कुछ हिस्सा गीला होना, राइट। लेकिन ड्रेंच्ड का मतलब होता है कंप्लीटली किसी चीज का गीला होना या पानी में डूबा हुआ होना। इसको और हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे? अगर किसी ने बहुत ज्यादा परफ्यूम लगाया हो तो हम अक्सर अपने फ्रेंड्स को कहते हैं ना कि आप तो परफ्यूम में डूबे हुए हैं। जैसे he drenched himself in perfume, he drenched himself in perfume, right? Okay, अब थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दें, क्योंकि हमने कहा था वीडियो को स्टार्ट में कि हम कॉन्सेप्ट भी बात करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या है? वेट और ड्रेंच्ड में फर्क होता है। वेट का मतलब होता है गीला और ड्रेंच्ड का क्या मतलब होता है? कंप्लीटली डूबा हुआ, किसी चीज में कंप्लीटली शराबूर होना, राइट? इसको कहते हैं ड्रेंच्ड। तो आपने आज से ये वर्ड अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लेना है और कहीं भी आपको मौका मिले तो इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, राइट? ओके, अब क्या हुआ, आपने ये कहना है आप कहीं बाजार गए, मार्केट गए, आपने अपनी गाड़ी जो है वो गलत जगह पे पार्क कर ली और अब क्या हुआ, आपकी गाड़ी जो है वो गलत पार्क हुई थी, ट्रैफिक पुलिस ले गई। और हम अक्सर कहते हैं ट्रैफिक पुलिस हमारी गाड़ी उठा के ले गई, बिकॉज और इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे ड्रैग करके। इसको पुल या ड्रैग नहीं कहेंगे या टक नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? देखिएगा सेंटेंस में, पुलिस टोड अवे माई कार। तो टोड अवे का क्या मतलब होता है? अगर गाड़ी आपकी उठा के लेके जा रहे हो तो उसको टोड अवे कहते हैं। क्या कहते हैं? टोड अवे, TOWED, पुलिस टोड अवे माई कार। ओके, अब अगला है माई फ्रेंड वॉज ऑलरेडी देयर। अगर आपने कहा, ऑलरेडी का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अगर आपने कहना हो मेरा दोस्त पहले से वहां है, तो माई फ्रेंड इज ऑलरेडी देयर। जैसे आपका फ्रेंड बाहर के मुल्क में है, UK में है, USA में है, तो आपसे कोई बात कर रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आपका कोई फ्रेंड है वहां, तो आप कहते हैं मेरा फ्रेंड ऑलरेडी वहां है, माई फ्रेंड इज ऑलरेडी देयर, राइट? या अगर आपके एक से ज्यादा फ्रेंड्स हैं तो आप क्या कहेंगे? माई फ्रेंड्स आर ऑलरेडी देयर, राइट? इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आर आ जाएगा, और अगर आप वर्स की बात कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स के लिए आप वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा लास्ट सेंटेंस है, जैसे अगर आपको कोई पूछे आप ज्वाइंट फैमिली के हक में हैं या सेपरेट फैमिली, तो सेपरेट फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, यानी जो अकेली रहती है। तो आप क्या कहेंगे? आप उसको सेंटेंस में कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई एम इन अ फेवर ऑफ ज्वाइंट फैमिली। और अगर आप ज्वाइंट फैमिली के हक में हैं तो आप कहेंगे आई एम इन अ फेवर ऑफ ज्वाइंट फैमिली। और अगर आप सेपरेट फैमिली के हक में हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम इन अ फेवर ऑफ सेपरेट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। ओके, अब क्या फर्क होता है? कॉन्सेप्ट की बात करें तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ज्वाइंट फैमिली एंड सेपरेट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली? ज्वाइंट फैमिली कहते हैं जहाँ पे दो फैमिलीज रह रही हूँ या दो से ज्यादा फैमिलीज रह रही हूँ। दो फैमिलीज इसलिए कहते हैं क्योंकि दो जनरेशंस रह रही हूँ, राइट? तो उसको हम ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे सिर्फ एक ही जनरेशन यानी एक ही फैमिली रह रही हो, उसको हम कहते हैं सेपरेट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली, राइट? अब आपने इसको याद रखना है। ओके, तो ये थे हमारे आज के सेंटेंसेस, डेली यूज के सेंटेंसेस। इसको यूज कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा बोलिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं वापस जाएं, सारे वीडियोस देखें, क्योंकि वो भी वीडियोस आपको बहुत फायदा पहुंचाने वाली हैं। इस वीडियो को भी यूज कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा और क्या ये जो सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं आप इनको अपनी डेली लाइफ में बोल रहे हैं। बिकॉज मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है प्रैक्टिस करना। बिकॉज हमारा क्या, मेरी क्या सजेशन है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहें और चैनल पे रहें, मेरे साथ रहें। आपके वीडियो को लाइक करने का बहुत शुक्रिया। और एक सजेशन मैं आपको जरूर दूंगी, जैसे आप लर्न कर रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग और भी लर्न कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शेयर किया करें ताकि जिस प्लेटफॉर्म पे भी ये वीडियो शेयर हो उनका भी फायदा हो सके। मिलते हैं अगले लेसन में, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।